साम्राज्य, इसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य नाम था। रोमन साम्राज्य का जो है इसका दो भाग था। रोमन साम्राज्य का जो है इसका दो भाग था। एक पूर्वी रोम था, एक पश्चिमी रोम था। एक था पश्चिमी रोम, पश्चिमी रोम, और एक था पूर्वी रोम। ये रोमन साम्राज्य का दो भाग हुआ करता था उस समय। रोमन साम्राज्य का दो भाग था, पश्चिमी रोम और एक था पूर्वी रोम। पूर्वी रोम, पूर्वी रोम जो था ये पूर्वी रोम जो था ये पूरा एशिया से लगा हुआ था। पूरा ये जो है एशिया से लगा हुआ था। कौन सा? पूर्वी रोम। ये एशिया से जो है पूरा तरह से लगा हुआ था। अब हम यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 3 महीने के अंदर वास्को डी गामा पुनः जो है वापस जाता है और वहाँ पे जो है इसने जो भी यहाँ से मसाला और जड़ी बूटी लेके गया था उसको 60 गुना मुनाफे पर, 60 गुना मुनाफे पर जाके जो है बेचता है। अब 60 गुना मुनाफा होगा तो आदमी को लोभ तो होगा ही। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। इसके बारे में जो है हम पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे, ब्रीफ नॉलेज देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट बोर्ड है, इस पर हम पीपीटी लगा नहीं सकते हैं और अभी अवेलेबल है नहीं डिजिटल बोर्ड, तो ये इसमें पीपीटी लगाने की कोई संभावना बनती नहीं है। तो मेरे पास जो मटेरियल है पीपीटी फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते हैं डिजिटल बोर्ड वाले, तो मेरे पास जो मटेरियल है मैं उससे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस पर मिलने वाला है। अभी कुछ ही मिनटों का, 10 से 15 मिनट का ही वीडियो इस पर अपलोड हो पाता है। 500 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में जो है यूरोपियों का आगमन किस तरह से हुआ था उसके बारे में आज हम लोग इसमें जानेंगे। एक क्वेश्चन है कि यूरोपियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण रहे होंगे जो यूरोपियों को जो है भारत की खोज करनी पड़ी? तो इसका कुछ रीजन ऐसे बताया गया है। कुछ रीजन ऐसे हो सकता है कि भारतीय वस्तु का जो है, भारत में जो वस्तु है इसका यूरोप में हो सकता है मांग ज़्यादा हो, इसलिए भी खोज किया। कुछ तो दुनिया पर जो है उस्मानिया का नियंत्रण हो गया, ये भी कारण है। और यूरोप में जो है पुनर्जागरण था, ये भी एक महत्वपूर्ण इसमें से रीजन हो सकता है। दोस्तों, यूरोप में भारत की वस्तु की मांग थी, तो क्या यूरोप में भारत की वस्तु नहीं पहुंच रही थी? और अगर पहुंच रही थी तो कैसे पहुंच रही थी? इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरह से वस्तु यूरोप तक जो है पहुंच रही थी। भारत से किस तरह से वस्तु जो है यूरोप के मार्केट में अवेलेबल हो पा रहा था, स्थल मार्ग से जा रहा था, किस किस रास्ते से जा रहा था, उसको भी हम लोग डिटेल्स जानेंगे। आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहिए। अगर सामान पहुंच रही थी तो समुद्री मार्ग खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर सामान अगर पहुंच ही रहा था तो समुद्री मार्ग से ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी? इसमें एक रीजन है कि कुस्तुतुनिया पर जब उस्मानिया का नियंत्रण हो गया था। कुस्तुतुनिया क्या है वो आगे हम जानेंगे, उस्मानिया क्या है उसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। तो कुस्तुतुनिया पर जब उस्मानिया का नियंत्रण हो गया था तो वहाँ पर जो देश वहाँ पे नियंत्रण कर लिया था, तो उसी रास्ते से जो है यूरोप पहुँचता था। भारत से जो माल पहुँचता था यूरोप, तो उसी रास्ते से पहुँचता था। तो वहाँ पे जो है ना टैक्स जो है बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। टैक्स जो है बहुत ज़्यादा करने के वजह से जो है वहाँ उस समुद्री मार्ग की जो है एक खोज करनी पड़ी। देखिए, आप सभी को पता है कि प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के संपर्क में रहा है। प्राचीन काल से जो है भारत
विदेशियों के संपर्क में रहा है। प्राचीन काल में लोथल एक जगह था जो कि गुजरात में पड़ता है, नामक स्थान से जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिले प्रमाण से यह साबित होता है कि प्राचीन काल से ही जो है भारत विदेशियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे संपर्क थे। तो इस तरह से ये इसका थोड़ा सा ढांचा हुआ। आइए हम लोग देखेंगे कि आखिर यहाँ से जो सामान जाता था किस रास्ते से जाता था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में भारत का संपर्क यूरोप से कैसे था? जैसे यूरोपियों का आक्रमण जब भारत हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कनेक्शन होगा, तभी तो यूरोपियों का आगमन यहाँ पे भारत में हुआ। तो प्राचीन काल में जो है भारत का संपर्क यूरोप से कैसे था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान के चलिए एक रफली मैप हम बना रहे हैं, इसको अन्यथा में नहीं लेना है कि मैप गलत बन गया है या फिर क्या हुआ है, तो एक रफली बना रहे हैं हम। तो जैसे एक रफली हम मैप बनाने का एक कोशिश करते हैं, तो इस तरह से अगर है तो यहाँ पे जो है भारत था, यहाँ पे भारत के बाद यहाँ पे जैसे भारत आ गया, इसके बाद यहाँ से उसके बाद पाकिस्तान था, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान क्रॉस करता था, अफ़गानिस्तान के बाद ईरान क्रॉस करता था, ईरान के बाद जो है ईरान के बाद इराक, ईरान के बाद क्या क्रॉस करता था, इराक, और इराक के बाद जो है ये तुर्की, ये सबसे अंतिम देश था। तो इस तरह से इसका रूट बना हुआ था भारत से जो है यहाँ से कुछ भी व्यापार करने का, ये रोड बाय रोड के माध्यम से ये था। पहले भारत यहाँ से जब माल लेके जाता था तो सबसे पहले पाकिस्तान मिलता था। पाकिस्तान तो अभी अलग हुआ, इस समय दोनों एक में ही था, तो अभी ये अलग हो गया, इसके लिए इसको हम मैपिंग कर दिए हैं। तो भारत मिलेगा, फिर पाकिस्तान मिलता था, पहले डायरेक्ट अफ़गानिस्तान मिल जाता था। तो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, फिर तुर्की मिलता था। इसको अगर हम इस तरह से क्रम वाइज में लिखने का प्रयास करें, क्रम में अगर इसको सजा के लिखें, तो पहले आपका आ जाएगा भारत, फिर आ जाएगा आपका पाकिस्तान, फिर आ जाएगा आपका अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद आ जाएगा आपका ईरान, ईरान के बाद आ जाएगा आपका इराक, और इराक के बाद आपका आ जाएगा तुर्की। ये अंतिम देश था, अंतिम देश। इसे टर्की के नाम से भी जाना जाता है, टर्की के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। अब देखिए तुर्की की जो सीमा थी, इसकी जो सीमा थी, तुर्की की सीमा, ये यूरोप को स्पर्श करता था। तुर्की की जो सीमा थी वह जो है यूरोप को स्पर्श करता था। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ये यूरोप में मान के चलिए, और यहाँ पे जो है तुर्की था, यूरोप यहाँ पे तुर्की था। जैसे ये मान के चलिए यूरोप है, एक रफली फिगर है ये, इसको अन्यथा नहीं लेना है। यहाँ पे तुर्की था जिसे टर्की के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इसके बीच में ये गैप था, और इस गैप में जो है ये एक संधि था, इसे कहा जाता था वासपोरस की संधि, वासपोरस की संधि कहा जाता था। और इसके ऊपर में जो है काला सागर था, और इसके नीचे में जो है मरमरा सागर था। आप देख सकते हैं तुर्की जो था, इसको ये टच करता था यूरोप को, और यूरोप यहाँ पे, यूरोप और तुर्की का यहाँ पे एक रफली फिगर बनाए हुए हैं, यूरोप और तुर्की। तो यूरोप और तुर्की के बीच में जो है वासपोरस की संधि था, और ऊपर में आपका काला सागर और नीचे हो जाता है मरमरा सागर। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में जो है कौन सी संधि है? तो आपका आंसर आता है वासपोरस की संधि। तो इस तरह से यहाँ से आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, कि इटली, ग्रीस यानी यूरोप का पूर्वी भाग में एक साम्राज्य था। इटली यानी ग्रीस यूरोप का पूर्वी भाग में एक साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। आप रोमन साम्राज्य का नाम अवश्य सुने होंगे। तो एक साम्राज्य था इटली के पूर्वी भाग में जिसका नाम था कौन सा? तो रोमन साम्राज्य, इसका नाम था
रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य नाम था। रोमन साम्राज्य का जो है इसका दो भाग था। रोमन साम्राज्य का जो है इसका दो भाग था। एक पूर्वी रोम था, एक पश्चिमी रोम था। एक था पश्चिमी रोम, पश्चिमी रोम, और एक था पूर्वी रोम। ये रोमन साम्राज्य का दो भाग हुआ करता था उस समय। रोमन साम्राज्य का दो भाग था, पश्चिमी रोम और एक था पूर्वी रोम। पूर्वी रोम, पूर्वी रोम जो था ये पूर्वी रोम जो था ये पूरा एशिया से लगा हुआ था। पूरा ये जो है एशिया से लगा हुआ था। कौन सा? पूर्वी रोम। ये एशिया से जो है पूरा तरह से लगा हुआ था। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि पूर्वी रोम का दूसरा नाम था, पूर्वी रोम का जो दूसरा नाम था इसका नाम था बैजंतिया, बैजंतिया साम्राज्य। बैजंतिया साम्राज्य, ये पूर्वी रोम का दूसरा नाम था बैजंतिया साम्राज्य। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पश्चिमी रोम, इसकी राजधानी जो थी पश्चिमी रोम की, इसकी राजधानी जो थी ये रोम थी। पश्चिमी रोम की राजधानी कहाँ थी? रोम थी। लेकिन वही अगर पूर्वी रोम की राजधानी की बात करें, पूर्वी रोम की राजधानी की बात करें तो कैंस्टेंटिनोपल, ये कैंस्टेंटिनोपल था। पूर्वी रोम की राजधानी आपका रोम था, पूर्वी रोम की राजधानी हो गया रोम, और पश्चिमी रोम की राजधानी आपका रोम हो गया, और पूर्वी रोम की राजधानी जो है आपका कैंस्टेंटिनोपल था। कैंस्टेंटिनोपल को जो है, इसी को जो है कुस्तुतुनिया कहा जाता था। कुस्तुतुनिया अभी हम उधर बताए हैं, इसी को जो है कुस्तुतुनिया कहा जाता था। कुस्तुतुनिया, इसी का नाम था कुस्तुतुनिया कहा जाता था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ये एक सिर्फ एक ढांचा बता रहे हैं आप सभी को, इस तरह से था, इस तरह से आगमन होने के चांसेस बने थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूर्वी रोम दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी रोम में, एक पूर्वी रोम में। पूर्वी रोम जो है पूरा एशिया से लगा हुआ था। पूर्वी रोम का दूसरा नाम जो बैजंतिया साम्राज्य था। उसके बाद पश्चिमी रोम के बारे में आपने देखा, इसकी पश्चिमी रोम की राजधानी रोम थी, और पूर्वी रोम की राजधानी जो है कैंस्टेंटिनोपल थी, जिसका दूसरा नाम जो था कुस्तुतुनिया था, कुस्तुतुनिया था। तो यहाँ तक आपका बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे बात करते हैं 1453 की बात करते हैं, 1453 की बात करते हैं। 1453 में क्या हुआ था दोस्तों? 1453 में तुर्की के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य का उदय होता है। कहाँ पे? तुर्की के क्षेत्र में। कब? 1453 में तुर्की के क्षेत्र में जो है एक नए साम्राज्य का उदय होता है, और कुस्तुतुनिया साम्राज्य से युद्ध होता है वहाँ पे, जो कि नए साम्राज्य का नाम उस्मानिया, जो बहुत ही छोटा था। उसके बाद 1453 में बैजंतिया साम्राज्य को युद्ध में उस्मानिया, 1453 में जब युद्ध होता है तो वहाँ पे जो है बैजंतिया साम्राज्य को उस्मानिया ने हरा दिया। 1453 में जो है बैजंतिया साम्राज्य, कौन सा? बैजंतिया साम्राज्य। अभी हम बताएं बैजंतिया साम्राज्य किसको बोला जाता था? तो पूर्वी रोम को, पूर्वी रोम को जो है बैजंतिया साम्राज्य के उपनाम से जाना जाता था। बैजंतिया साम्राज्य और आपका उस्मानिया और बैजंतिया साम्राज्य में लड़ाई होता है। उस्मानिया साम्राज्य और बैजंतिया साम्राज्य में जब लड़ाई होता है तो यहाँ पे जो है उस्मानिया ने जो है बैजंतिया साम्राज्य को इसको हरा देता है और ये जीत जाता है। 1453 में बैजंतिया साम्राज्य को युद्ध में उस्मानिया ने हरा दिया, और कुस्तुतुनिया पर जो है ये उस्मानिया जो था ये कुस्तुतुनिया पर जो है कुस्तुतुनिया पर आक्रमण कर लेता है। कहाँ पे? कुस्तुतुनिया पे। कुस्तुतुनिया कौन था? तो पूर्वी रोम की राजधानी तो कैंस्टेंटिनोपल था, कैंस्टेंटिनोपल था। इसी को जो है कुस्तुतुनिया भी कहा जाता था, कुस्तुतुनिया भी कहा जाता था इसी को। तो यहाँ पे जो है एक बैजंतिया साम्राज्य, ये रोम से ही फूटा हुआ है। रोम का जैसे हम बताएं अभी,
एक पश्चिमी रोम और एक पूर्वी रोम। तो ये पूर्वी रोम वाला ये बैजंतिया साम्राज्य हो गया और पश्चिमी रोम वाला आपका उस्मानिया साम्राज्य हो गया। तो इस दोनों में जब लड़ाई होता है तो उस्मानिया जीत जाता है और ये बैजंतिया जो है हार जाता है। उसके बाद जो है कुस्तुतुनिया पर जो है टर्की का अधिकार हो जाता है। उसके बाद जो है कुस्तुतुनिया पर किसका अधिकार होता है? कुस्तुतुनिया पर किसका अधिकार हो गया? टर्की का अधिकार हो जाता है कुस्तुतुनिया पर। अब टर्की का जब अधिकार हो गया तो यहीं पर जो है इसने टैक्स को जो है ज़्यादा कर दिया था। कुस्तुतुनिया का जो नया नाम था, ये कुस्तुतुनिया का जो नया नाम था वो था इस्तांबुल। कुस्तुतुनिया का नया नाम, कुस्तुतुनिया का नया नाम था इस्तांबुल। कुस्तुतुनिया का जो नया नाम था वो था इस्तांबुल। कुस्तुतुनिया का नया नाम क्या था? इस्तांबुल। अब पुर्तगाल और स्पेन ने भारत को खोजने का एक अभियान चलाया। कौन कौन? पुर्तगाल और स्पेन ने भारत को जो है खोजने का एक अभियान चलाया। किसने? पुर्तगाल ने। और किसने? स्पेन ने भारत को खोजने का एक अभियान चलाया। पुर्तगाली और स्पेन ने जो है भारत को खोजने का एक अभियान चलाया। स्पेन का भारत खोजो अभियान जो है, ये स्पेन का जो भारत खोजो अभियान था, भारत खोजो अभियान जो था ये किसके नेतृत्व में चला था? तो कोलंबस के नेतृत्व में चला था। लेकिन ये बेचारा खोज नहीं पाया। स्पेन का जो भारत खोजो अभियान चला था वो कोलंबस के नेतृत्व में चला था, लेकिन वो क्या हुआ ना कि भटक गया और वह जो है हिंद महासागर की तरफ ना आकर वह जो है अटलांटिक महासागर की तरफ पहुंच गया। और यहाँ पे जो है कोलंबस ने क्या कर दिया? अमेरिका की खोज कर दिया। ये अमेरिका की खोज कर दिया। देखिए, पुर्तगाल और स्पेन दोनों ने जो है भारत खोजो ही अभियान चलाया था। ये स्पेन जो है, स्पेन पहले भारत की खोज में ही निकला था, लेकिन हुआ क्या कि भारत खोजो जो अभियान था स्पेन का, ये कोलंबस के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये हिंद महासागर की तरफ ना आकर अटलांटिक महासागर की तरफ चल गया। तो अटलांटिक महासागर की तरफ चल गया तो ये इसने जो है ना अमेरिका ये पहुँच गया। तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि अमेरिका की खोज कर दिया इसने, कोलंबस ने, स्पेन की तरफ से। उसके बाद पुर्तगाल वाला बात, पुर्तगाल का जो एक प्रिंस था उसका नाम, पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल का जो एक प्रिंस हेनरी था, क्या नाम था उसका? प्रिंस हेनरी। इसे द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। द नेविगेटर, इसे द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। वार्थोल्यूमोडिनाज जो था, क्या था? वार्थोल्यूमोडिनाज ये अफ्रीका के तट पर सबसे ज़्यादा दूर तक पहुंचा था। ये अफ्रीका के तट पर सबसे ज़्यादा दूर तक जो है ये वार्थोल्यूमोडिनाज पहुंचा था। इसे केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। कहाँ तक पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंचा था। उसके बाद 1497 ईस्वी में, पुर्तगाली कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1497 की। इसके पीछे की कुछ कहानियां को हम लोग कहानी के फॉर्मेट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1497 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा जो है, अब ये स्पेन वाला जो है कोलंबस के नेतृत्व में हुआ तो हिंद महासागर की तरफ ना आकर अटलांटिक महासागर की तरफ चला गया, तो उसने अमेरिका की खोज कर दिया। बाकी बच गया पुर्तगाल जो है वहाँ से 1497 ईस्वी में चला। 1497 ईस्वी में चलता है 3 जहाज लेकर। कितना? 3 जहाज लेकर वो वहाँ से निकलता है और केप ऑफ गुड होप तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है ये? केप ऑफ गुड होप तक जो है ये पहुंचता है। 150 से अधिक लोग इसके साथ में थे। कितना? 150 से अधिक लोग जो है इसके साथ में थे। इससे अफ्रीका में इससे जो है ये पुर्तगाल जो आ रहा था, इसे अफ्रीका के पास
एक आदमी से भेंट हो जाता है, एक आदमी से भेंट हो जाता है, उसका नाम था अब्दुल मनीर। अब्दुल मनीर, इसे पथ प्रदर्शक बोला जाता है। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता इसने दिखाया था। ये अब्दुल मनीर जो था ये गुजरात का रहने वाला था। अब्दुल मनीर जो था ये गुजरात का रहने वाला था, ये व्यापारी था, गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मनीर। इसी का भेंट जो है ये पुर्तगालियों से हो जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में भेंट हो जाता है, तो इसी ने जो है इसको रास्ता बताया, तो ये फिर बौख जाता उधर। इसे बताने पर वास्को डी गामा जो है हिंद महासागर पार कर गया। किसके बताने पर? इन्हीं के बताने पर, अब्दुल मनीर के बताने पर जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल से जो है कौन चला था? पुर्तगाल से चला था वास्को डी गामा। 1497 ईस्वी में चला था, वहां से 3 जहाज को लेकर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। उसके बाद इसे अफ्रीका में एक आदमी मिल गया अब्दुल मनीर, जो जिसने कि इसे रास्ता दिखाया पथ प्रदर्शक के रूप में। और अब्दुल मनीर जो था कहाँ का था? गुजरात का था। इसी के बताने पर जो है वास्को डी गामा हिंद महासागर पार कर गया और भारत के कहाँ पे पहुंचा? भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। ये पथ प्रदर्शक के बताने पर जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। भारत में कहाँ पे? भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है। यानी इसे मालाबार तट भी बोला जाता है। मालाबार तट भी बोला जाता है। भारत के ये पश्चिमी तट पर पहुंचता है, मालाबार तट पे ये पहुंचता है वास्को डी गामा। और 1497 में चला था और पहुंचते पहुंचते जो है यहाँ पे हो गया 1498। इसीलिए बोला जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो 1498 में, लेकिन चला था वहाँ से 1497 में ही 3 जहाज को लेकर चला था। और इससे रास्ते में एक आदमी से भेंट हुआ था, उस आदमी का नाम था अब्दुल मनीर, उसी ने इसको रास्ता बताया। और ये जो है वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट, ये मालाबार तट पर जो है 1498 ईस्वी में पहुंचता है। उस स्थान का नाम था, जिस स्थान पे ये पहुंचा उस स्थान का नाम था कालीकट बंदरगाह। उस स्थान का नाम था कालीकट बंदरगाह। अभी वर्तमान में इसका नाम जो है कोझीकोड है। कोझीकोड, इसका अभी वर्तमान में नाम जो है कोझीकोड है। अब भारत ये पहुंचा था पश्चिमी तट पर। कहाँ पे पहुंचा था? पश्चिमी तट पर। जैसे एक रफली अगर आप देखिए, ये तट, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, और यहाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया मालाबार तट, मालाबार तट। और ये वाला पार्ट हो गया आपका कोरोमंडल। ये वाला पार्ट हो जाता है आपका कोरोमंडल। ये वाला पार्ट आपका होता है कोरोमंडल। देखिए पश्चिमी तट, ये मालाबार तट जो है, पश्चिमी तट को मालाबार तट बोला जाता है। किसको? पश्चिमी तट को मालाबार तट बोला जाता है। और पूर्वी तट को, ये पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट बोला जाता है। कोरोमंडल कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक कोरोमंडल नाम से ट्रेन भी चलती है, लेकिन उस ट्रेन का इससे कोई लेना देना, कोई ताज्जुब नहीं है। ऐसे कोरोमंडल नाम से चलता है, तो एक बता दिए। तो ये मालाबार तट, पूर्वी तट को मालाबार तट, पश्चिमी तट को मालाबार तट, और पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल जो है तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। जब यहाँ पे वास्को डी गामा पहुँच जाता है 1498 ईस्वी में मालाबार तट पर, तो उसके बाद वो वहाँ पे जो है ना 3 महीने तक रहता है। उस समय, जिस समय वास्को डी गामा वहाँ पे पहुँचा था, उस समय उसका ना वहाँ पे भव्य स्वागत हुआ था। और भव्य स्वागत कौन किया था? तो जुमेरिन ने किया था। किसने किया था? जुमेरिन। ये वहाँ का उस समय, ये वहाँ का जो है उस समय शासक था कौन? जुमेरिन। जुमेरिन, इसने वास्को डी गामा का जो है भव्य स्वागत किया था। 3 महीने तक वास्को डी गामा भारत में रुकते हैं। कितने महीने तक वास्को डी गामा भारत में कितने महीने तक रुकते हैं? तो 3 महीने तक जो है वास्को डी गामा भारत में रुकते हैं। और मसाला, जड़ी बूटी इत्यादि लेकर जो है वह पुनः वापस चले जाते हैं। मसाला से बहुत प्रेम था यूरोप वासियों को इंडिया से।
इंडिया के मसालों से। तो ये मसाला हो गया, जड़ी बूटी हो गया, ये सब लेकर जो है 3 महीने के अंदर वास्को डी गामा पुनः जो है वापस जाता है। और वहाँ पे जो है इसने जो भी यहाँ से मसाला और जड़ी बूटी लेके गया था उसको 60 गुना मुनाफे पर, 60 गुना मुनाफे पर जाके जो है बेचता है। अब 60 गुना मुनाफा होगा तो आदमी को लोभ तो होगा ही। 60 गुने मुनाफे पर जाके इसने बेच दिया। उसके बाद पुनः वो वापस आता है, पुनः जो है वह वास्को डी गामा पुनः वापस आता है कब? 1502 ईस्वी में। फिर से आ गया ये 1502 ईस्वी में। पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार कब आया ये? 1502 ईस्वी में पुनः दूसरी बार आता है। युद्ध की नीति से आता है और हिंद महासागर पर बहुत दिनों तक प्रभुत्व रखता है। वास्को डी गामा किसके आदेश से जो है भारत की खोज पर निकले थे? वास्को डी गामा जो भी है भारत की खोज पर निकले थे, ये किसके आदेश पर निकले थे? सैमुअल कोहन के नाम से। सैमुअनल प्रथम, इसी के आदेश पर जो है वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकला था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसको जो भी हम बताने का कोशिश किए हैं तो एक स्टोरी टाइप्स में बताने का कोशिश किए हैं। अगले पार्ट में हम भारत में जो है पुर्तगालियों का आक्रमण कैसे हुआ, इसको हम इतने सरल भाषा में पढ़ेंगे ताकि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अगर आप स्टोरी टाइप्स में पढ़ेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा और आप अच्छी तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो पुर्तगालियों का आक्रमण भारत में किस तरह से हुआ, इसका विस्तृत कहानी बताएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।